So, romancing under the drastic Indian laws, हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि कोई और इसकी बात कर नहीं रहा. पीपल हेजिटेट. लोग हेल्थ की बात करते हैं, लोग फाइनेंस की बात करते हैं, स्टॉक्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, बट नोबडी नोज कि जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं जो 2023 में एक्टिवेट हुए हैं वो कितने ड्रास्टिक हैं. हर एक स्टेज डेटिंग की रेगुलेटेड है. आपके पैरों तले जमीन खिंचा जाएगी तब आपको पता चलेगा. मैं एक ही लॉ बताऊंगा और उसका सोल्यूशन ही बताऊंगा. सो फर्ज करिए आप एक डेट पे जाते हैं, तो देयर इज अ मैन एंड अ वुमन, और वो डेट पे एक अच्छी जगह जाते हैं जहां पर अल्कोहल भी सर्व हो रहा है, ठीक है, और दोनों ड्रिंक करते हैं. नाउ बोथ ऑफ देम मे बी हैव 2 beers each, and now after in that situation they end up getting physically intimate. दोनों की कंसेंट है, दोनों अडल्ट हैं, लेकिन आप जानते हैं इसका मतलब क्या होगा? In case the woman by chance complains or any stranger complains, not even the woman, any family member complains, it is a straight case of rape, satisfying all the requirements. और रेप की सजा आपको पता है क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट. 2 बियर पीने की वजह से पूरी लाइफ बुक हो गया. Nobody knows this. People don't want to stop and think. और यहाँ तक बात सीमित नहीं है. अगर कोई मान लीजिए आप डेट पे जा रहे हैं और आप स्टार बन जाते हैं, आपको पता है मुझे अल्कोहल नहीं चाहिए, मैं टी टोकलर, लेकिन अगर जो वुमन है वो आती है और वो कहीं और से ड्रिंक कर आ रही है, मान लीजिए घर से या कोई सेलिब्रेशन था वहाँ से थोड़ी शैंपेन पी कर आ गया, समथिंग लाइक दैट, तो इन दैट केस ऑल्सो द पर्सन हु इज हैविंग फिजिकल इंटिमेसी विद दैट वुमन will commit the offense of rape in case she complains. Because हमारा पार्लियामेंट ये मानता है कि consent by a woman under intoxication is absolutely no consent. उनकी रजामंदी का कोई मतलब ही नहीं. Majority people are good, majority men and women are good. लेकिन so that you should know कि कहाँ पे you can fall foul. तो उसके लिए I just want to make you aware. So there are different stages of romance in India where it starts from dating and then there's a marriage proposal that is also heavily regulated. Then if the marriage proposal is followed through or not, मतलब उसके बाद शादी होती है नहीं, उसका अलग लॉ है, और शादी करते हो तो उसका अलग लॉ है, और शादी की मीटिंग आप करते हो फैमिली के साथ उसका अलग लॉ है, और उसके बाद शादी कर लेते हो और फेरे हो जाते हो उसके बाद अलग वो उसका सेपरेट लॉ है. And each of these situations has been contemplated in the 2023 criminal laws of this country, which are the most modern criminal laws in the entire world. So, हमारे पार्लियामेंट ने ऐसा इसलिए किया है कि they want to protect certain groups, जो protection जिनको मिलनी चाहिए, and I also agree that protection should be there, but we all should know what are we into, so that जब हम लोग कोई भी काम करें तो हम लोगों के ऊपर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना आए. So I want to discuss the first scenario, first stage of dating, which is the say a man and a woman go out for a date and they are into an affair for a long time, and the man feels कि यार this is a good time, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इसमें रिलेशनशिप में अच्छा लग रहा है, और मुझे मन कर रहा है कि ये मेरे सपनों की रानी है जो मैडम जिनके साथ मैं हूँ, तो मैं इनको प्रपोज कर रहा हूँ. तो वो सबके सामने या रिलेटिव्स के सामने या वीडियो बना के मैरिज प्रपोजल करते हैं, और वो लोग बहुत टाइम से अफेयर में हैं, तो दे हैव बीन फिजिकली इंटिमेट, बट मैरिज प्रपोजल के बाद भी दे कंटिन्यू टू डू द सेम. सो आपको पता है मैरिज प्रपोजल के पहले फिजिकली इंटिमेट होना इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई इशू ही नहीं है, लेकिन द मोमेंट यू प्रपोज अ गर्ल फॉर मैरिज एंड देन यू डू फिजिकल इंटिमेसी एंड देन यू डोंट फॉलो अप, मतलब उसके बाद अगर आपने शादी नहीं करी तो 10 साल की सजा अगर कंप्लेन हो गई तो 10 years. It's not real, but there is section 69 of Bharati Nyaya Sanhita 2023 which says if you promise to marry but don't follow up, then you are gone for good. Now the third scenario, if your girlfriend is junior to you, चाहे वो कॉलेज हो गया या फिर वो ऑफिस हो गया या फिर वो कोई और ऐसी प्लेस हो गई जहाँ पे बॉस जूनियर का रिलेशन होता है, सीनियर जूनियर का रिलेशन होता है ऑफिशियली, जहाँ पे आप थोड़ी सी पावर वील्ड करते हो, जहाँ पे आपके कहने पे बात मान जाएगा दूसरा, तो पार्लियामेंट ये मानती है कि अगर वहाँ से कंसेंट आती है, नीचे से ऊपर कंसेंट आती है, तो कंसेंट का कोई मतलब नहीं. द कंसेंट कैन नॉट ट्रैवल
from down to up. So वहाँ पर भी, if you happen to have an affair and happen to have physical intimacy, so वहाँ पर भी दिया हुआ है कि in case there is a complaint, there is no evidence required. This situation itself is enough to confirm that an offense from public authority position, from a higher authority position has been committed, जिसकी सजा भी 10 साल तक, 10 years of imprisonment, just because you had an affair in the office, which is the most obvious case. उसे आप रोज 8-10 घंटे बिता रहे हो, और it is a very obvious case. The next scenario that I want to talk about is voyeurism. So if you look at a woman by mistake in a setting which is private, and you should not be looking at that place because it's not a public place, it's called voyeurism. So the law says that when a man looks at a woman in such condition, which is a private space, and it's not, she may be semi-naked or not. If he looks there, then it is voyeurism and punishable up to 3 years of imprisonment. If a woman looks at another woman, तब भी same law apply करता है. लेकिन if a woman looks at a man in a private setting या उसके private space में, तो ऐसा कोई there's no law that punishes the woman. So the thing is, Parliament presumes कि आदमियों की कोई ऐसी इज्जत नहीं है जो वायलेट हो सकती. Men cannot be raped technically, and legally also. There is no provision made in the Indian law. कोई भी नहीं है. तो जेल में जो आदमियों के साथ हो रहा है कुछ, it cannot be raped. अब तक चलिए मान लीजिए आप लोगों की डेटिंग हो गई, मैरिज प्रपोजल भी आ गया, उसके बाद फॉलो अप भी हो गया, मतलब नाउ यू बोथ हैव अग्रीड कि हम तो शादी करेंगे, तो नाउ बोथ ऑफ योर फैमिलीज आर मीटिंग. अब आप लोग की फैमिलीज मिल रही, तो उसमें पता है क्या होता है, मान लो फैमिलीज दोनों मिल गई. अब उसके बाद somehow for any reason it did not fructify, मैरिज उसके बाद नहीं होगा, कोई भी कारण हो सकता है, या हो भी गई, अगर हो भी गई दोनों से राय होगा. Indian law under the Dowry Prohibition Act gives this right to the entire family of the woman without evidence go to a police थाना and just say, or to the woman say that उस मीटिंग में, सिर्फ उस एक मीटिंग में हमसे दहेज मांगा गया. एंड दी होल फैमिली, जो भी उस मीटिंग में प्रेजेंट है, चाहे वो चाचा हो या दूर के फूफा हो, वो सब बुक हो जाएंगे. उनको सबको रिपोर्ट करना पड़ेगा जब तक कि वो प्रूफ डिस्प्रूव. ये कैसे प्रूफ करोगे कि मैंने दहेज नहीं लिया, तो वो जब तक वो चलेगा मे बी हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो जाएगी, बट जब तक वो चलेगा तब तक तो आपको रिपोर्ट करना ही. सो मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है, एवरीथिंग इज गुड टिल नाउ, आपने सारे ऑब्स्टिकल्स पार कर लिए जितने भी मैंने अभी तक बताया, और आपकी शादी हो गई, आप मंडप में बैठे, आपने 7 फेरे कंप्लीट कर लिए. तो हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि 7 फेरे कंप्लीट होते ही आपकी शादी मानी जाएगी, आपको कोई शादी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं, उसी से माना जाएगा. तो 7वें फेरे के बाद मान लीजिए आप देखते हो मंडप पीछे, आप अपने पार्टनर को पकड़ लेते हो कि वो तो किसी और से चैटिंग कर रही है या उनका अफेयर किसी के साथ, आपको भी वीडियो मिल जाता है. तो नाउ यू कांट कंप्लेन अगेंस्ट दैट, क्योंकि चीटिंग इंडिया में पार्लियामेंट ने उसको ऑफेंस नहीं बनाया. कितने भी अफेयर करो कोई लीगल नहीं, इट्स टोटली लीगल. द ओनली थिंग यू कैन डू इज आइदर सेव योर मैरिज, मतलब आप काउंसलिंग करें, बात करें, या वेट एंड वॉच करें, या अगर आप पीसफुली बाहर निकलना चाहते हो तो एक ही ऑप्शन है, वो सबको पता होगा. आपको लगता है हाँ डिवोर्स मिल जाएगा, नहीं, आपको जाके फाइल करना होगा और ये कहना होगा कि मैंने चीटिंग के कंट्रोल पकड़ा है तो मुझे डिवोर्स ही आपको मिलेगा नहीं. वो 3-4-5 साल केस चलेगा और हर महीने आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जो कि इनरिवोकेबल है, वो वापस भी रिफंड भी नहीं मिलेगा, वो तो देना ही पड़ेगा. तो शादी के बाद भी दिस इज द वन. सो यू मस्ट बी अवेयर कि अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अग्री हो जाते हैं, म्यूचुअल डिवोर्स से जब दोनों लोग कहते हैं यार अब हम लोगों को अलग अलग रास्ते जाना, बट उसमें भी यू हैव टू गिव एलिमनी, वन टाइम एलिमनी. सो द थिंग इज, इतने इश्यूज तो मैंने बता दिए, लेकिन इसका आंसर क्या है, मतलब हाउ टू सेव योर सेल्फ और हाउ टू लीड अ पीसफुल कंफर्टेबल डेटिंग लाइफ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. बिजनेस के लिए तो बहुत बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, ईज ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडिया, बट व्हाट इज ईज ऑफ रोमांसिंग इन इंडिया, कोई बात ही नहीं कर रहा है. तो देखिए जो सबसे
जो सबसे पहला इंस्टेंस था ना मैरिज वाला, उसके लिए तो मैं सीधा सा सोल्यूशन, उसका बहुत ही बढ़िया सा सोल्यूशन, आप डेटिंग स्टार्ट करिए और आपके मन में ये ख्याल आए कि मुझे शादी करनी है, तो एक्सप्रेस मत करिए, प्रपोजल मत करिए, सीधे शादी कर लीजिए। Then you will bypass the law only. स्कूल द पार्लियामेंट, मैंने लॉ ही बाईपास कर दिया भाई, तो मैं सीधे आपकी शादी कर ली। सेक्शन 69 doesn't apply on me. So also this ये मैंने लिख दिया, but I don't know, somebody should have deleted it. My team did not delete. Have a backup marital fund. Because वो तो देना ही है, चाहे if you are right तब भी देना, if you are wrong तब भी देना है। और अगर गलती से आपका बेबी हो गया तो दुनिया, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी चीफ जस्टिस आपको बचा सकता है। हर जगह लिखा है मरते दम तक बच्चे को तो देना ही है, और जब तक वाइफ दूसरी शादी ना करे तब तक उनकी भी मेंटेनेंस रहेगी, चाहे डिवोर्स भी हो गया। ओके, एंड ड्रग डेटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो रेप हो जाता है। तो उसमें तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आपको अगर, और ये बात नहीं है कि आपने ही दारू पिलाई या उन्होंने आपके सामने खुद पी, वो कहीं और से भी पी करके आपको पता ही नहीं कि अभी किस हालत में इंटॉक्सिकेटेड है कि नहीं है। तो अगर आपको लगे थोड़ा सा भी कि ऐसा है, तो मैं तो ये कहूँगा वेट टिल शी बिकम सोबर, बिकॉज अदरवाइज यू एंड अप वायलेटिंग द लॉ, यू आर एक्सपोज्ड टू लाइफ टाइम ऑफ इम्प्रिजनमेंट, आपकी लाइफ खत्म हो जाए। सो या नेक्स्ट स्लाइड। Oh, that's the end. So, it was, whether speaking, I think it might have offended some people, but I don't care because I have to teach you.